नमस्कार, आज हम सीजीएल मेंस के जीके के क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये 20 जनवरी 2025 की शिफ्ट जो आई थी सेकंड टायर की, 2 शिफ्ट थी एक्चुअली 18 जनवरी 2000 और 20 जनवरी की। हम 20 जनवरी वाले क्वेश्चन करेंगे। आज इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ दरगाह शरीफ टू विजिट द श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे सबसे पहले कौन गया था? कौन सुल्तान गया था? तो सबसे पहले हम देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पे? ये है अजमेर में। ये क्या अजमेर में है और इसको किसने बनवाया था? ये उसको बनाया था हुमायूं ने बनवाया था। सबसे पहले इस पे गए थे मोहम्मद बिन तुगलक। और ये आपने देखा होगा कि जो बजरंगी भाईजान मूवी है उसमें जो मुन्नी की माँ पाकिस्तान से इंडिया आती है दरगाह पे विजिट करने, वो इसी की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होती है, अजमेर में होती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन की इनमें से कौन सी नहीं है? जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, advocate of Supreme Court for at least 10 years, advocate of High Court for at least 10 years, and distinguished judge in the opinion of the president। चलो हम एक बार सारी ही क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है वो इसमें दी गई है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन इंडियन सिटीजन तो होना मस्ट है। सेकंड क्वालिफिकेशन इज हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। या फिर थर्ड, हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, 10 साल के लिए हाई हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। या तो 5 साल के लिए जज या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट हाई कोर्ट का। फोर्थ कंडीशन इज बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज एंड देयर इज नो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये है, ये 4 रिक्वायरमेंट है। इंडियन सिटीजन तो मस्ट है होना, इनमें से कोई भी एक, या तो 5 साल के लिए जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए, या फिर जूरिस्ट होना चाहिए डिस्टिंग्विश्ड प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा आंसर होगा। जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, बिल्कुल सही है। 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, बिल्कुल सही है ये। एंड एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, 10 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की बात कर रखी है, ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं आई थी। 10 साल के लिए हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट का, ये दोनों कंडीशन थी। तो कौन सी इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है? सेकंड, तो सेकंड हमारा सही ऑप्शन होगा। इसके अलावा हम हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं साथ साथ। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए इंडियन का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, कोई भी जुडिशियल ऑफिस हेल्ड होना चाहिए इंडिया में 10 साल के लिए। अब जुडिशियल ऑफिस से मतलब है कोई भी सेशन कोर्ट का जज, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर कोई और ट्रिब्यूनल्स का जज भी हो सकता है। कोई भी जुडिशियल ऑफिस 10 साल के उसने हेल्ड किया हो, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट हो 10 साल के। देखो ये तीसरी जो कंडीशन है ये दोनों में सेम है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी और हाई कोर्ट के जज के लिए भी, कि हाई कोर्ट में ही 10 साल तक उसको एडवोकेसी करनी है, एडवोकेट बने रहना है। तीसरी कंडीशन। चौथा, फो हैव एन एलएलबी और एलएलएम, ये कोई डिग्री होनी चाहिए इन दोनों में से एक। और जो हाई कोर्ट का जज है उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगर हमें कन्फ्यूजन हो कि भाई हाई कोर्ट के जज को गवर्नर अपॉइंट करेगा और सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, नहीं, हाई कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने से पहले वो चीफ जस्टिस से सलाह लेता है, कंसल्ट करता है, और उस स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट करता है। डन। Moving on to the next question. When did James Chadwick prove the existence of a neutron, an elementary particle devoid of an electric charge? न्यूट्रॉन को पता ही, एटम के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूटन की खोज कब हुई थी? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको हम एक क्रोनोलॉजी से पूरा क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले किसकी खोज हुई होगी? खुद सोचिए। सबसे पहले खोज हुई होगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन ही होता है एटम में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज की खोज होगी, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगी, कि एटम तो न्यूट्रल है। फिर प्रोटॉन की खोज हुई थी। और बहुत बाद में न्यूटन की खोज हुई, जब इन दोनों का मास एटम के पूरे मास से मैच नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तब पाया गया कि कोई एक और एलिमेंट्री पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जो मास में, ओनली मास में सपोर्ट करता है, ओनली मास प्रोवाइड करता है एटम को। उसका ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन तीनों को हम याद कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी गई थी जे जे थॉमसन ने इन द ईयर 1897।
प्रोटॉन की खोज हमारी करी थी ई रदरफोर्ड ने इन द ईयर 1909 और न्यूटन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने इन द ईयर 1932। तो इसका करेक्ट ऑप्शन को क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 1932। अगर हम थोड़ा और इसके डिटेल में इसके बारे में जाने तो 1897 में जो इलेक्ट्रॉनिक खोज गई थी, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इसने खोज करी थी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। प्रोटॉन की खोज करी थी कौन सा? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पे। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट साइंस के स्टूडेंट ने सुना भी होगा कि एक गोल्ड फॉयल पे हीलियम पॉजिटिव के आयंस, हीलियम 2 पॉजिटिव के आयंस को बम्बार्ड किया था जिससे वो डिफ्लेक्ट हुए थे, जिससे कि दरअसल पता चला कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका उसने नाम प्रोटॉन रखा था। किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटॉन को खोज गोल्डस्टीन ने करी थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नाम नहीं दिया था, उसने बस ये बताया था कि कुछ ना कुछ एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। उसने बताया नहीं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है क्या है, बस उसने ये एक अंदाज़ा लगाया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, लेकिन असली में खोज गई थी ई रदरफोर्ड ने। तो गोल्डस्टीन इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा रदरफोर्ड। तीसरा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में करी थी, इसका हमें पता चल ही गया है। अगर हम थोड़ा ईयर याद रखने की बात करें तो हम इनको एसोसिएट कर सकते हैं दूसरी चीज़ों से, जैसे कि 1909 में इंडिया में क्या हो रहा था, जब वहाँ प्लूटो की खोज चल रही थी, इंडिया में क्या हो रहा था? हम सबको पता है 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की तरफ जाए तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, दो भागों में बांटा था बंगाल को, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। फिर 1997 में सूरत स्प्लिट हुई थी। सूरत स्प्लिट में कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बट गई थी कि एक मॉडरेट एक तरफ हो गए, एक्सट्रीमिस्ट एक तरफ हो गए। और 1909 में हमारे क्या आए थे? मोरले मिंटो रिफॉर्म आए थे। मोरले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था? मोरले मिंटो रिफॉर्म बहुत विरोध किया गया था क्योंकि इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था और इंडियन की पार्टीशन बढ़ाई थी गवर्नेंस में, पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ था। तो हम याद रख सकते हैं कि इंडिया में जब मोरले मिंटो रिफॉर्म आए थे तो उस समय पे रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉर एक्सपेरिमेंट कर लिया था, प्रोटॉन की खोज करी थी। सिमिलरली 1932 में क्या हुआ था? इसमें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 पे। तो ऐसे एसोसिएट करके हम ईयर्स को याद रख सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन खत्म हुआ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लेटर कोड इंडिकेट्स मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट इन कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अब ये कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है? ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। इन पूरे अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टेरेन है, अलग अलग क्लाइमेट है। तो अगर हम क्लासीफाई करें तो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सबसे बढ़िया मानी गई है और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक वो बनाते हैं, एक अर्थ का। ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब कोपन क्लाइमेट में मेन जो जोन्स है वो 5 है, ए बी सी डी ई, मतलब मेन कैटेगरी 5 कैटेगरी में बांटा गया किसी भी क्लाइमेट को, किसी भी रीजन के क्लाइमेट को। ए मतलब है 0 से लेके 30 डिग्री तक का ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है, 0 से 30। हालांकि ट्रॉपिकल 23.5 डिग्री पे होता है, लेकिन 0 से 30 डिग्री ऊपर भी और नीचे भी, 0 से 30 डिग्री का। बी को हम छोड़ देते हैं, बी अलग से है। सी में फिर है थोड़ा टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट, 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक का। ये ऊपर भी नीचे भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। फिर 45 डिग्री से 65 डिग्री तक है डी, इसको टेम्परेट क्लाइमेट बोलते हैं हम। 45 डिग्री इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल 45 डिग्री 65 डिग्री तक ये कॉन्टिनेंटल, क्या होगा? डी। और 65 से ऊपर जो पोलर रीजन है, 65 से 90 तक क्या? पोलर रीजन। ये 5 मेन क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसमें बी जो हमने छोड़ा था ये क्या है? ये स्पेशली डिजर्ट्स के लिए, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, डिजर्ट्स के लिए है। ए बी सी डी ई, ये कैपिटल लेटर 5 हो गए मेन। उसके अलावा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, फिर इनकी सब क्लासिफिकेशन है। स्मॉल ए का मतलब है हॉट समर, जहाँ पे बहुत हॉट समर हो। ये ए में भी हो सकता है, बी में हो सकता है, सी में भी, डी में भी, सब में। सिमिलरली बी, बी क्या? वार्म समर, थोड़ी सी वार्म होगी समर, ज़्यादा हॉट नहीं होगी, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। फिर सी में क्या? कोल्ड समर, समर में ठंडक होगी। और डी में क्या? वेरी कोल्ड विंटर। फिर उसके अलावा 4 और हैं, एफ, एम, एस, डब्ल्यू। एफ का मतलब है नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सीजन है ही नहीं पूरे, ये प्रेसिपिटेशन के ऊपर है कि पूरे साल रेनफॉल थोड़ी थोड़ी होती रहे, कोई ड्राई सीजन नहीं आएगा।
दूसरा है एम का मतलब है मानसून रेनफॉल, मानसून में रेनफॉल होगी बस, और बाकी साल सूखा रहेगा। तीसरा है एस का मतलब समर में ड्राई होगी, विंटर में रेनफॉल होगी। और फोर्थ है विंटर में ड्राई होगी, समर में रेनफॉल होगी। तो इन तीनों हम लेटर्स को कंबाइन करके किसी भी जगह के क्लाइमेट का पता चल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने तीनों को कंबाइन कर दिया, ए सी एस, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले रहा हूँ बस मैं। इस केस में क्या हमें पता चला, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जगह होगी। सी का मतलब है वहाँ पे कोल्ड समर होती है और समर ड्राई होती है। इस तरह से हम किसी भी जगह क्लाइमेट को पता कर सकते हैं। तो ये कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, ये मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करी है। अच्छा, इसमें हम डेजर्ट्स का पॉइंट भूल गए नहीं, मतलब अभी किया नहीं है। डेजर्ट्स का पॉइंट हम करते हैं अच्छे से। डेजर्ट्स में क्या होता है, डेजर्ट्स का सिंबल होता है बी, और फिर इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, अरिड में या फिर सेमी अरिड में। अरिड वो डेजर्ट हैं जो जहाँ पे बिल्कुल रेत ही रेत है, कोई वेजिटेशन है ही नहीं। सेमी अरिड में थोड़े ग्रासलैंड टाइप के डेजर्ट हैं, डेजर्ट है लेकिन ग्रासलैंड, जैसे कैक्टस वाले पौधे कुछ नहीं होता। अगर अरिड को हम क्लासीफाई करें तो वो होगा डब्ल्यू से, और सेमी अरिड को होगा एस से। सिंपल है, एस से सेमी अरिड, डब्ल्यू से। फिर उसके बाद वो भी दोनों ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं और टेम्परेट में भी हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। डेजर्ट में दो हैं, अरिड और सेमी अरिड, और फिर अरिड में भी दोनों दो जगह डेजर्ट मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन में या टेम्परेट रीजन में। मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में डेजर्ट मिलती है। ट्रॉपिकल का सिंबल है एच और टेम्परेट का सिंबल है के। सिमिलरली सेमी अरिड में भी ट्रॉपिकल का सिंबल है एच और इसका के। तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में बोला है कि डेजर्ट क्लाइमेट होना चाहिए मिड लैटिट्यूड्स में। मिड लैटिट्यूड कौन से होते हैं, 30 से 65, ये टेम्परेट वाला रीजन। और डेजर्ट बोलना है, डेजर्ट बोलो सिंपल बी होना चाहिए, तो बी का ऑप्शन वैसे एक ही है बी में। और हम वेजिटेशन बोला ही नहीं तो हम मानेंगे डब्लू की, तो पूरा डेजर्ट है, अरिड डेजर्ट है, तो बी, डब्लू और के क्या है, टेम्परेट रीजन में, तो हमने ये पढ़ा था बी, डब्लू, के। तो आंसर क्या होगा, बी, डब्लू, के, थर्ड ऑप्शन होगा। इसी के साथ हमारा ओपन क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ट्रीटी वाज अडॉप्टेड इन 1992 टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिपेयर फॉर इट्स इफेक्ट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम अब कॉमन सेंस लगाए तो ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करने के लिए कौन सी ट्रीटी है, साफ क्वेश्चन में ऑप्शन में पता चल रहा है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए है, ये ट्रीटी के हम पोल्यूटेंट कम करेंगे, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए नहीं है। मिनीमेटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, मरकरी जो हमारे लिए बहुत पॉइजनस है उसके लिए, कि मरकरी के यूज़ को हम मिनिमाइज करेंगे और रेगुलेट करेंगे, उसके लिए है। वियना कन्वेंशन प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रीटी है। और फोर्थ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, सिंपल। तो ग्लोबल वार्मिंग की कौन सी क्लाइमेट चेंज की होती है, तो इसका आंसर कौन सा है, फोर्थ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये ट्रीटी है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉम्बैट करने के लिए बनाई गई है। अब अगले क्वेश्चन पे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम आईसीपी लेड बाय यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक डिवीजन। प्राइमरी गोल क्या है इसका, तो हम आंसर पता करते हैं सीधा। इसका आंसर है टू कैलकुलेट परचेजिंग पावर पैरिटी एंड पीपीपी एंड प्राइस लेवल इंडेक्स। ये जो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम है ये डिफरेंट कंट्रीज़ की परचेजिंग पावर पैरिटी को कैलकुलेट करता है और प्राइस लेवल इंडेक्स को करता है। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी होती क्या है, ये क्या होती है कि एक बास्केट ऑफ गुड्स ले लेते हैं जिसमें हम कुछ गुड्स डालेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल सकते हैं हम, फ्रूट्स डाल लिए, वेजिटेबल्स डाल ली, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स और घर का सामान डाल लिया। और दोनों कंट्रीज़ में उसकी वैल्यू को कंपेयर करता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएसए में करते हैं, इंडिया में ये सब मिलता है 100 रुपये में, यूएसए में ये मिलता है $2 में। फिर उसका कंपेयर, $2 कितने के, 80 गुना 160 रुपये के इक्वल। यहाँ पे वही चीज़ 100 रुपये मिल रही है, 160 रुपये मिल रही है। इस तरह से ये एक रेशो बनाया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या क्या है, कि यहाँ पे कितने का सामान मिल रहा है, यहाँ पे कितने का सामान मिल रहा है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी है। इससे फिर कंपनीज की एंड कंट्रीज़ की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प मिलती है, और ये इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम का ये गोल है, ये इसका काम है। इसके अलावा प्राइस लेवल इंडेक्स के बारे में अगर जानना चाहें तो प्राइस लेवल इंडेक्स क्या होता है, जब हम पीपीपी को डिवाइड कर देते हैं एक्सचेंज रेट से तो प्राइस लेवल इंडेक्स आ जाता है एक्सचेंज रेट से। ज़्यादा डीप जाने की कोई क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है कि प्राइस लेवल इंडेक्स के बारे में समझेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। हम इतना ही पढ़ लेते हैं कि पीपीपी डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू प्राइस लेवल इंडेक्स।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? अब अगर हम लिबरलाइजेशन पढ़ ही रहे हैं तो हम तीन चीज़ पढ़ते हैं एक साथ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में जो ट्रेड के ऊपर प्रतिबंध लगाए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उनको हम लिबरल बना दें, सारे रेस्ट्रिक्शन हम खोल दें, सब पॉलिसीज़ को हम लिबरल बनाते हैं, तो उसको लिबरलाइजेशन बोलता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सकता है। लोग लोग जैसे फॉर एग्जांपल कुछ उन्होंने गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगाया हो कि आपको ये क्वालिटी मटेरियल यूज़ करना है या फिर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उनको हम थोड़ा लिबरल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा लोग ट्रेड कर सकें, रेस्ट्रिक्शन कम लगे। उस चीज़ को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन है कि गवर्नमेंट इन्हेंस कर रही है प्राइवेट सेक्टर को किसी भी ट्रेड में आने के लिए। फॉर एग्जांपल हाल फिलहाल रेलवे जो प्राइवेटाइज हो रही है, पहले रेलवे पूरा गवर्नमेंट के पास था, अब धीरे धीरे वो प्राइवेटाइज हो रही है, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन कि फॉरेन प्लेयर्स को जो भी मौका दे रही है गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आके अपनी कंपनी सेटअप कर सकती है, कोई बिजनेस करती है, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये इसको एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं। और इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म कब हुए थे? 1991 में। उससे पहले इंडिया में ट्रेड करना बहुत मुश्किल था, लिबरल नहीं थी इंडिया की इकोनॉमी, और मोस्टली पब्लिक सेक्टर में थी, और फॉरेन प्लेयर्स को भी हम आने का मौका नहीं दे रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। तो 1990 में एलपीजी रिफॉर्म हुए, और उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने ये सब कुछ बनाया था कि एलपीजी रिफॉर्म करने चाहिए? थे मनमोहन सिंह, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, 1991 में। तो अब हमें पता चल गया। अब हम अगर क्वेश्चन का जवाब दें तो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमी, हम इंक्रीज थोड़ी कर रहे थे, हम डिक्रीज कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल को इन्फोर्स थोड़ी कर रहे हैं हम, तो उसको कम कर रहे हैं, तो ये भी गलत है, ये भी बिल्कुल गलत था। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और रिमूविंग गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है, हम रिमूव कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग, नहीं मेंटेन भी नहीं कर रहे, सिर्फ हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो ऑप्शन होगा थर्ड। Moving on to the next question, which are the name of the software launched by National Minority Development and Finance NMDFC for digitizing loan accounting process and creating the MIS portal, including the release of mobile app for Android and iOS। प्योरली करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इसको तो आपको करंट अफेयर में पढ़ा होगा, तो आप इसे कर सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था एनएफडीएफसी ने? इन्होंने किया था मिलान सॉफ्टवेयर लॉन्च, माइनॉरिटी लोन अकाउंटिंग फॉर एनएफडीएफसी। इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए तो कुछ है नहीं, सो दैट आपको करंट अफेयर से याद ही करना है। Next question is, substance is commonly used an acid base indicator which turns red in acidic solution and blue in basic solution। अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है, साइंस के स्टूडेंट आप मोस्टली अब रहे हो, तो सबको इसका आंसर पता है, ये बहुत ही आसान है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है पर्पल, और ये रेड हो जाता है एसिडिक में, और ब्लू हो जाता है बेस में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम ब्रोमोमेथाइल ब्लू के बारे में करें, तो ये एसिड में तो येलो हो जाता है, और बेस में ये ब्लू रहता है। ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के बारे में ख़ास बात ये है कि इसका जो कलर चेंज है ना, वो बहुत ही तगड़ा होता है, मतलब बहुत ही क्विक कलर चेंज होता है, इसलिए इसको हम टाइट्रेशन में कॉमनली यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट कलर चेंज की वजह से। डिस्टिंक्ट कलर चेंज होता है इसमें, इसलिए इसको हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। अगर इसका देखें तो एसिड में ये रेड हो जाता है, और बेस में ये येलो हो जाता है। ठीक है। और फिनॉल कोई है ही नहीं एसिड बेस इंडिकेटर, तो कॉमन एक सब्सटेंस है। Next question, which of the following cases the Supreme Court of India give a ruling that in case of any conflict between the fundamental right and directive principle, the former would prevail? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इनके बीच में बहुत लंबी जंग चली है, और इसमें बहुत सारे केसेस हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें उन सारे केसेस को एक बार स्टडी करना पड़ेगा, ताकि हमें इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कौन से हमारे? जो राइट टू इक्वालिटी है, हमें सभी, राइट टू फ्रीडम है, कल्चर एजुकेशन राइट है, ये सब फंडामेंटल राइट्स है जो कि जस्टिसेबल है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर इन्फोर्स में
डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक डायरेक्टिव्स की तरह है कि आप जो भी पॉलिसी आप बनाओ उसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से इस तरह से आप पॉलिसी बनानी है। तो इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है एक तरह से कि कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा गलत है, क्योंकि सरकार को डीपीएसपी इन्फोर्स करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक डीपीएसपी है, एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें सरकार में इक्वालिटी, हमें पूरे देश में इक्वालिटी लानी है, सब लोग इक्वल हो, जो ज़्यादा गरीब जो ज़्यादा अमीर ना हो, कोई ज़्यादा गरीब ना हो। तो सरकार रिजर्वेशन देगी गरीब लोगों को, सरकार गरीब लोगों को थोड़ा कुछ ना कुछ उनके लिए स्पेशल करेगी, अमीर लोगों के लिए नहीं करेगी। लेकिन फिर हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, वो कहाँ जाएगा? उसने तो ये बोला है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल जॉब मिलनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इनमें मतभेद होता है, उसी मतभेद के ऊपर ये सारी कहानी है। इसके बारे में हम 4 मेनली केस पढ़ेंगे। सबसे पहला केस है चंपाकम दोयराजन केस, जो कि 1951 में हुआ था। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे गोलकनाथ केस, 1967 में हुआ था। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे केशवानंदा भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था। और चौथा हम पढ़ेंगे मिनेरवा मिल केस, 1980 में जो हुआ था। इन चारों केसेस को हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, अगर हम डिटेल में पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चंपाकम 2000 केस में क्या हुआ था, सरकार ने क्या बोला था कि ये वर्डिक्ट दिया था कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा ज़्यादा रहेंगे डीपीएसपी से। ये अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुई तो कौन जीतेगा? फंडामेंटल राइट। अगर किसी भी बात पे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की विचारधारा अलग अलग है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो फंडामेंटल राइट की बात हमेशा मानी जाएगी, जो फंडामेंटल राइट में होगा वो माना जाएगा। और हमारा जो क्वेश्चन है इसमें यही पूछा गया साफ सा कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड एजुकेशन द फॉर्मर वुड प्रिपेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपाकम 2000 केस 1951। तो इसके बाद क्या हुआ था वो हम थोड़ा पढ़ते हैं। चंपाकम 2000 केस के बाद क्या हुआ कि जैसे एक एक हमारे पास फंडामेंटल राइट था, जो आज अब लीगल राइट है, उस टाइम पे वो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। इन सब केसेस में मेनली राइट टू प्रॉपर्टी को ही यूज किया गया है। चंपाकत 2000 केस के बाद सरकार ने अमेंडमेंट किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया, और उन्होंने राइट टू इक्वालिटी में कुछ डाल दिया कि भाई हम राइट टू इक्वालिटी तो है आपको, लेकिन हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये नहीं कि आपको राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल एब्सोल्यूट है, हम रिजर्वेशन दे सकते हैं आपको। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया था, और इसको 9th शेड्यूल में भी डाल दिया था। 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जो जुडिशियल रिव्यू की परव्यू से बाहर है, जिसको हम जुडिशली रिव्यू नहीं कर सकते। सरकार उसमें जो कानून डाल देगी उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। ये सब हुए थे, चलो छोड़िए, खैर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। सेकंड है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ में केस में ये वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स को आप अपनी मर्जी से अमेंड नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते डीपीएसपी की इन्फोर्समेंट के लिए। ये नहीं कि आप किसी डीपीएसपी इन्फोर्स कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स के आड़े है तो फंडामेंटल आपको अमेंड कर दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हम। तो सरकार ने इसके विरोध में क्या किया, उन्होंने 2 अमेंडमेंट एक्ट निकाले, 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला था कि भाई हम राइट टू इक्वालिटी तो है, लेकिन हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, रिजर्वेशन को लीगल बनाया। और 25th में ये बोल दिया कि जो ये एक्ट 24th अमेंडमेंट एक्ट है, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, या फिर हम जो भी फंडामेंटल राइट्स में जो हम अमेंडमेंट करेंगे वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन तो बहुत गलत बात कही। तो इसी के ऊपर फिर अगला केस आया था 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सरकार चाहे तो आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसके तहत फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंड कर सकती है, बशर्ते जो संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है, द पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, ये जुडिशियल, ये बेसिक फीचर है संविधान का, और इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते कि इस लॉ को हम जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखेंगे, ये गलत है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की पहली बात सबसे पहली बार कहाँ पे आई? केशवानंद भारती केस में।
और उसके बाद 1980 में एक मिनर्वा मिल केस हुआ जिसमें कि फाइनली इस लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट का ख़त्म हुआ और ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को बैलेंस में रखा जाना चाहिए, ना कोई एक दूसरे से ऊपर है ना कोई नीचे से नीचे है, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो चारों केस का हमें वर्डिक्ट मेनली याद रखना है। चंपाक ध्वजन केस का वर्डिक्ट ये था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी कॉन्फ्लिक्ट में फंडामेंटल राइट विल बी ट्रीटेड एज सुपीरियर। सेकंड गोरखनाथ केस में यह था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते टू एनफोर्स द डीपीएसपी। केशवानंद भारती केस में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया और बोला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म नहीं कर सकते, आप अमेंड कर सकते हो कुछ भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। और जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। और मिनरवा केस में इनके बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा किदंबाकम ध्वजन केस। आई होप आपको चारों केसेस के बारे में डिटेल में पता चल चुका है। Moving on to the next question. In which year was the fluid mosaic model proposed by Singer Nicholson? फ्लूइड मोसैक मॉडल है क्या? ये 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने ये मॉडल दिया था। ये सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में बताया गया है कि एक जो सेल होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या है। थोड़ा डीप लेवल क्वेश्चन है ये। तो उन्होंने फ्लूइड मोसैक मॉडल दिया। फ्लूइड मोसैक मॉडल क्या है कि मान लो एक फॉस्फोलिपिड्स का एक सेमी सॉलिड सा है, सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, उसमें प्रोटीन्स तैर रहे हैं बहुत सारे। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिससे कि वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये है फ्लूइड मोसैक मॉडल। ये 1972 में ये प्रपोज किया गया था। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और डायनामिक्स का। इसकी एनालॉगी अगर हम देखें तो इसकी एनालॉगी है इन गुलाब जामुन की तरह से। जैसे गुलाब जामुन तैर रहे हैं रस में, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन की कुछ इस तरह की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू रिलीजन की कितनी ग्रोथ रेट हुई? चलो अलग अलग रिलीजन की ग्रोथ रेट पढ़ लेते हैं इससे। सेंसस के बारे में पढ़ते हैं कि सेंसस 2011 जो हुआ था उस टाइम पे प्रतिभा पटेल हमारी प्रेसिडेंट थी। और हमारे सेंसस कमिश्नर कौन थे? ये थे सी चंद्रमौली। इनका भी नाम याद रखना कि सेंसस कमिश्नर कौन थे। उसके बाद अब तक कोई सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद। उसमें हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, अब तो हमने चाइना को भी सरपास कर दिया। उस टाइम पे 121 करोड़ पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ रेट थी। और उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलर स्टेट था। लिस्ट पॉपुलर स्टेट सिक्किम था। मेल 62 लाख के करीब थे, फीमेल 58 लाख के करीब थे। हमारी लिटरेसी 74% लिटरेसी थी हमारे पास, जिसमें से मेल की ज़्यादा थी 82% और फीमेल्स की 65% थी। हमारा सेक्स रेशो था 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और अब हमारे क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है कि अलग अलग रिलीजन का ग्रोथ रेट कितना था। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसका था? वो था मुस्लिम रिलीजन का, 24.6% सबसे ज़्यादा मुस्लिम रिलीजन ग्रोथ हुआ था। उसके बाद होता हिंदू 16.8%, उसके बाद क्रिश्चियन 15.5%, और फिर सिख 8.4, और फिर 6.1 बुद्धिस्ट, एंड फिर जैन। तो हमसे किसका पूछा गया था? हमसे पूछा गया था हिंदू का। हिंदू का कितना है? 16.8%। यहीं अगर मुस्लिम का पूछा जाता तो मुस्लिम का कितना था? 24.6%। एक्चुअल डेटा है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग ईयर डिड महात्मा गांधी लीड द सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कौन से साल में करी थी हंगर स्ट्राइक? सत्याग्रह तो किया ही किया था, हंगर स्ट्राइक तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से आते ही चंपारण में सत्याग्रह किया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह करा था। फिर जो अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक करी थी उसमें उन्होंने, सत्याग्रह तो था ही वो, सत्याग्रह तो बोल ही सकते हैं, लेकिन पहली बार उन्हें हंगर स्ट्राइक करी थी। और ये कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। ठीक है, तो इस 1918 इसका राइट आंसर हुआ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं एक बार। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे, 20 साल वहाँ पे रह के। वहाँ पे भी उन्होंने जो ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और वहाँ पे भी वो बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर थे। चंपारण बिहार में इन्होंने अपना टूल को पहली बार यूज किया था। ये कब आए थे वहाँ से वापस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
9 जनवरी 1915 को ये वहाँ पे वापस आए थे। और इनको कौन लेके आए थे वहाँ से? जी के गोखले, मतलब लेके नहीं आए थे, उनको आग्रह किया था आने के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको इनका पॉलिटिकल गुरु भी बोला जाता है। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से आने को आग्रह किया था अपने देश में। 9 जनवरी को आए थे। अच्छा, 9 जनवरी को हम एक डे मनाते हैं। क्या नाम है उस डे का? उसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। किस दिन महात्मा गांधी आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, इसको इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम पढ़ते हैं गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में सत्याग्रह किस लिए हुआ था? देखिए, चंपारण में जो है तीन कठिया सिस्टम चल रहा था। तीन कठिया सिस्टम क्या होता है? इस टाइम पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था और वहाँ पे इंडिगो की बहुत डिमांड थी, इंडिगो नील की। तो चंपारण में जो फार्मर्स हैं उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप अपने पूरे टोटल लैंड के 3/20 पार्ट पे इंडिगो उगाइए और वो इंडिगो हम खरीदेंगे। अब फार्मर्स क्यों नहीं उगाना चाह रहे थे इस इंडिगो को? क्योंकि इंडिगो बहुत ही डिप्लीटिंग क्रॉप थी। एक बार आप इंडिगो उगा लो, सोइल में कोई न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, उस अगले साल आप उससे कुछ उगा ही नहीं पाओगे। और फार्मर्स को कोई फ़ायदा भी नहीं रहा था इंडिगो उगाने से, क्योंकि इंडिगो को बेच रहे थे किनको? ब्रिटिशर्स को। वो अपने दाम पे इंडिगो ले रहे थे। तो इस तिनकठिया सिस्टम के तहत इनको ज़बरदस्ती अपने लैंड पे उगाना पड़ रहा था। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने फार्मर्स का साथ दिया। फार्मर्स ने चंपारण में स्ट्रगल किया और वो चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं इसे। इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने आग्रह किया था गांधी जी को आने के लिए चंपारण सत्याग्रह में और फार्मर्स का साथ देने के लिए? उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। गांधी जी ने इनका साथ दिया और एट लास्ट तिनकठिया सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया और गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह है वो सक्सेसफुल रहा, चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। फिर उसके अलावा अगला सत्याग्रह, अगले इसमें पूरा यही बताया गया है कि डिटेल में बताया गया है कि 2000 लोगों ने कंपनी किया था। और अच्छा, चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी को बापू और महात्मा जैसे टाइटल दिए गए थे। किसमें? चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे। खेड़ा सत्याग्रह में यही था कि फेमाइन आई थी, ड्रॉट पड़ गई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे, जिन्होंने पीसेंट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी और लास्ट में वो जीत गए थे। उसके बाद है अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक 1980 में हुई थी, जिसमें पहली बार गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक करी थी। सत्याग्रह दोनों किया था। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था। इसमें जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं वो बोले थे कि हमारी 35% हाइक करो वेजेस में, और जो हमारा बोनस रोक दिया गया है ड्रोट की वजह से, वो बोनस वापस दो। तो पीसफुल स्ट्राइक थी, हंगर स्ट्राइक पे चले गए गांधी जी और लास्ट में इनकी बातें मान ली गई थी। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे सत्याग्रह, रोजा सत्याग्रह हुआ, तो उनको डिटेल में फिर किसी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने ये 3 सत्याग्रह पढ़े हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह और फिर अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। तो अगर क्वेश्चन का आंसर देखें तो 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक में गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक करी। Moving on to the next question, in which sport did India defeat Pakistan 2-1 to lift the Men Junior Asia Cup in 23, overtaking them, winning the maximum title and prestigious event? टोटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। कभी आपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बास्केटबॉल का मैच होते देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने बहुत रेयर देखा होगा। फुटबॉल नहीं, फुटबॉल भी हमारे नेशंस खेलते ही नहीं इतना। बैडमिंटन, बैडमिंटन कौन खेलते हैं? बैडमिंटन चाइना से होता है, थाईलैंड, वियतनाम, ये वाले देश खेलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही नेशनल गेम है हॉकी। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या लग रहा है कि हॉकी आंसर होना चाहिए, क्योंकि हॉकी के मैच तो देखे हैं इंडिया पाकिस्तान के, और हॉकी इसका आंसर है। तो आपको इसका करंट अफेयर में आंसर नहीं पता हो, आप इसको उससे भी कर सकते हैं, गेस से भी कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमीनो एसिड इज प्रीकर्सर टू सेरोटोनिन, ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट योर एपेटाइट, स्लीप एंड मूड? सेरोटोनिन का प्रीकर्सर कौन सा है? सेरोटोनिन होता है क्या है? हैप्पी हॉर्मोन्स की कैटेगरी में आता है सेरोटोनिन। हैप्पी हॉर्मोन्स, दो हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे पास, डोपामीन और सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन बनने से पहले क्या बनता है?
इसका आंसर है ट्रिप्टोफैन। सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन से बनता है, और कैसे बनता है वो पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम बाकी के बारे में पता कर लेते हैं। मिथियोनिन क्या होता है? मिथियोनिन हमारी बॉडी में सोर्स ऑफ सल्फर होता है, और आइसोल्यूशिन ये हमारा मसल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। वायलिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हम ट्रिप्टोफैन को पढ़ेंगे, जो हमारा आंसर, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। Serotonin is a hormone and neurotransmitter that help regulate mood, sleep, appetite, and other body function. It is also known as 5-hydroxytryptamine. ये इसका दूसरा नाम है 5-HT, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। अगर आपको दूसरा नाम याद हो गया तो आप इसका प्रीकसर आराम से बता सकते हैं। अच्छा, प्रीकसर होता है क्या है? जो उससे पहले बनता है, मतलब सेरोटोनिन बनने से पहले ट्रिप्टोफैन बनता है, फिर ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है। समझ गए? तो सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में और इंटेस्टाइन में रहता है, मोस्टली हमारे इंटेस्टाइन में, जिसको गट भी बोलते हैं। दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन लार्जली हमारा इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। और ये इसका काम क्या होता है? हमारे मूड को, हमारी लर्निंग को, हमारी मेमोरी और हैप्पीनेस को कंट्रोल करना, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, टेम्परेचर, स्लीपिंग को भी कंट्रोल करता है। हैप्पी हार्मोन है ये। और अगर लो सेरोटोनिन लेवल है तो हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेनिया, ये सब हेल्थ कंडीशन आ सकती है। सनलाइट की लैक भी हमारे सेरोटोनिन लेवल को लो कर सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम डोपामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो वो भी हैप्पी हार्मोन है। दोनों हैप्पी हार्मोन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पढ़ते हैं। Dopamine and serotonin and both are neurotransmitters that regulate mood and other bodily function. They are also called happy hormones because they play a role in positive emotion. Positive emotion में रोल प्ले करते हैं, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग है। देखो कैसे हो। जो डोपामीन है वो हमारा मोटिवेशन, रिवार्ड और मूवमेंट के लिए है, कि हमें कुछ अचीव किया, हमें कुछ मोटिवेशन मिला, कुछ रिवार्ड मिला, तब हमें डोपामीन रिलीज होता है, हमारा मूड हैप्पी कर देता है। सेरोटोनिन हमारे मूड को खुश करता है, हमें हमारी एपेटाइट, भूख के लिए जिम्मेदार है। स्लीप, हमारी स्लीप साइकिल बढ़ी, ये भी हैप्पी हार्मोन है। डोपामिन हमारा मोस्टली ब्रेन में होता है, मोस्टली। और सेरोटोनिन मोस्टली होता है गट में, हमारी इंटेस्टाइन में। डोपामिन एसोसिएट है रिवार्ड्स और मोटिवेशन से, लेकिन सेरोटोनिन एसोसिएटेड है हमारी कामनेस से, हमारी शांति से, फोकस से, हैप्पीनेस से। दोनों हैप्पी हार्मोन है, बस थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। Moving on to the next question, who set a new Guinness World Record for fastest badminton shot measuring a speed of 565 km per hour in July 2023? प्योरली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सात्विक सिराज रैंकी रेड्डी। इन्होंने सबसे तेज शॉट मारा है। ये चारों ही बैडमिंटन के लिए प्लेयर है, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल, सात्विक। सात्विक और चिराज का ड्यूओ है। सात्विक एंड चिराग ये मेंस डबल खेलते हैं हमेशा। और जुलाई 23 में सात्विक ने सबसे तेज शॉट मारा है आज तक के इतिहास में। 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के शॉट गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैड इनिशियली इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या, सबको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में मोस्टली हमारा अनाज ही की प्रोडक्शन ही बढ़ा था। और अनाज में क्या आते हैं? सबसे मेन अनाज दो ही है अपने पास, राइस और व्हीट। तो इन्हीं की प्रोडक्शन बड़ी होगी। 1960s में हुआ था। और इसके फादर कौन थे? MS स्वामीनाथन इसके जनक थे, इसके फादर थे। ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, व्हीट और राइस। इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज थी। HYB सीड्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स। बेटर इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई थी और हमने इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान। पोखरान कहाँ है? पोखरान है राजस्थान में। इंडिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, और इंडिया फिर उसके बाद एक फुली फ्लैजेड न्यूक्लियर कंट्री बन गया। 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट, दोनों बार पोखरान में हुए हैं। पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1974 में, जिसका टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा टेस्ट हुआ 1998 में, जिसका नाम था शक्ति। एक्चुअली शक्ति एक टेस्ट नहीं था, ये सीरीज ऑफ टेस्ट था, उन सबको एक साथ नाम दे दिया, शक्ति नाम दे दिया। दोनों पोखरान में हुए हैं। तो जो स्माइलिंग बुद्धा था, हमें मोस्टली पीएम का नाम पता रहता है, प्रेसिडेंट का नाम पता नहीं रहता है। क्वेश्चन में प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया, तो आज हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, जिन्होंने ये करवाया था। और शक्ति के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे पीएम थे। और प्रेसिडेंट कौन था इस टाइम स्माइलिंग बुद्धा के टाइम पे? प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे थे KR
नारायणन। तो जो पहला टेस्ट हुआ था उस टाइम में कौन प्रेसिडेंट थे? वीवी गिरी थे। सेकंड पे कौन थे? के आर नारायणन थे। 2 बारी टेस्ट हुए हैं। पहले में पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। सेकंड टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी। पहला 1974 में हुआ था, फिर 1998 में हुआ था। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज? ये इंडियन रेलवेज की बहुत सारी जोन्स हैं, उसमें कम करीब 15 से 16 जोन्स हैं इंडियन रेलवेज की। उसमें साउथ सेंट्रल जोन का कहाँ पर है? तो इसका आंसर है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद हैदराबाद के पास है, जहाँ पे इसका, ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी कि अलग अलग जोन्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, साउथ का कहाँ पे है, नॉर्थ का कहाँ पे है, वेस्ट का कहाँ, ईस्ट का कहाँ पे है। तो इसका आंसर है सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर इन इंडिया? अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि एंटीसीडेंट रिवर होती क्या है। एंटीसीडेंट रिवर, इसको हिंदी में बोल रहे हैं पूर्ववर्ती रिवर्स। पूर्ववर्ती रिवर्स का मतलब ये नहीं कि जो पूर्व डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऐसा नहीं। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर्स होती हैं जो कि हिमालयन की ओरिजिन से पहले की रिवर्स है, ओरिजिन से भी पहले है इनका ओरिजिन। और जो ये रिवर्स है, एंटीसीडेंट रिवर है, हिमालय के ओरिजिन के बाद भी इन्होंने अपना जो ओरिजिनल पाथ था वो छोड़ा नहीं, इन्होंने अपना ओरिजिनल पाथ वही रखा, सेम टू सेम ओरिजिनल पाथ पे चलती रही। और नॉन एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर है जो हिमालयन ओरिजिन के बाद आई है। एग्जाम्पल लेते हैं एंटीसीडेंट रिवर का, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, सतलज रिवर, कोसी रिवर। ये सब रिवर हिमालयन के ओरिजिन से पहले, हिमालयन बनने के बाद भी उन्होंने अपना उसी पाथ को रखा और हिमालय को काटते हुए आगे बढ़ी। नॉन एंटीसीडेंट रिवर हमारी मोस्टली पेनिनसुलर रिवर होती है। और एक रिवर जैसे यमुना, यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये रिवर जो कि हिमालयन फॉर्मेशन के बाद आई हैं वो हमारी नॉन एंटीसीडेंट रिवर है। तो इसमें कौन सा पूछा है? एंटीसीडेंट रिवर कौन सी नहीं है? इंडस भी है, गंगा भी है, कोसी भी है, यमुना ही नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ लीवर्स एंड पुलेज व्हिच अलाउ अस टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट यूजिंग स्मॉल फोर्सेज? लॉज ऑफ लीवर्स एंड पुलेज को किसने डिस्कवर किया था? लॉज एंड लीवर्स एंड पुलेज होता क्या है? लीवर्स और पुलेज में लॉज ये कहता है कि एक फलक्रम होना चाहिए, उसके ऊपर एक लीवर अगर हम रख दें तो इस पे हम अलग अलग वेट्स का यूज़ करके अलग अलग फोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मल सीसा जो आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, ये किसने डिस्कवर किया था? ये आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया था। इवन आर्किमिडीज का तो फेमस एक कोट भी था, वो बोलता है कि ये मुझे एक परफेक्ट साइज का, गिव मी ए परफेक्ट साइज ऑफ फलक्रम, इसको फलक्रम बोलते हैं जो बीच में है, फलक्रम एंड ए लीवर एंड आई विल मूव द होल वर्ल्ड, मैं पूरे वर्ल्ड को हिला के दिखा दूंगा अगर आप मुझे परफेक्ट साइज का फलक्रम और लीवर दे दे। देखो ये काम कैसे करता है कि मान लो 1 kg वेट है इधर भी, 1 kg वेट है इधर भी, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे 1-1 मीटर पे रखे हुए हैं दोनों तरफ, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं। मान ले मैं इस 1 kg वेट को यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ। अब जो ये 1 kg वेट इधर है, जो ये वाला वेट है, इसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम हो गई होगी। अब जो हमारा लीवर है वो इधर झुक जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ लीवर एंड पुली ये कहता है कि जितना फुलक्रम से दूर होगा ना कोई भी वेट, उसका उतनी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? अब ये नीचे आ गया, अब हमें यहाँ पे 2 kg वेट रखना पड़ेगा ताकि हम फिर से बैलेंस रख सकते। इसका मतलब अगर हम दोबारा से फिगर बनाएं, यहाँ पे 2 kg वेट और यहाँ पे 1 kg वेट, इस 1 kg वेट ने 2 kg वेट को उठा रखा है। इसी तरह अगर हमको और लंबा कर दें तो हम यहाँ 1 kg वेट से 1000 kg वेट भी उठा सकते हैं। यही है कि हम हैवी ऑब्जेक्ट को स्मॉल फोर्सेस से कैसे उठा सकते हैं, यही हमारा लीवर्स और बुलीज का लॉज है। सिमिलरली पुलीज में भी ऐसा होता है, हमने जिम में देखा होगा कि यहाँ 100 किलो वेट रखा हुआ है, उसको एक पुली के ऊपर से एक वायर से आप उठाओ तो ये बहुत आसान लगता है 100 किलो वेट, और आराम से उठा लोगे इसे। नॉर्मल उठा के तो नहीं उठा पाओगे। तो ये सारे लॉज आर्किमिडीज ने दिए थे। और इसके अलावा अगर हम दूसरे उनके बारे में बात करें तो पाइथागोरस ने एक फेमस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दिया था पाइथागोरस ने। डेमोक्रिटस ने एटॉमिक थ्योरी दी थी कि हर एक जो चीज़ है वो एटम से बनी हुई है। और ग्रीक फिलोसफर थे ये बहुत बड़े। यूडोक्सस भी एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने रेशो, ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन दिया था जो कि रेशो में बहुत यूज होता है, लॉ ऑफ
प्रोपोर्शन। समझ गए? पाइथागोरस हो गया, डेमोक्रेसी। आर्किमिडीज और किस चीज़ लिए फेमस है? अगर हम देखा जाए तो आर्किमिडीज ने एक अपना एक लॉ भी दिया था, लॉ ऑफ बायोन्सी, जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। उसमें इससे ये बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगी नहीं तैरेगी, वो कैसे निर्धारित होगा। अगर कोई भी चीज़ पानी में जो पानी डिस्प्लेस करती है, वाटर डिस्प्लेस करेगी, कि आप कोई फ्लूइड भी ले सकते हैं, any object will if it will displace the amount of water equal to its own weight, अपने वेट के इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर देगी तो ये तैर सकती है, नहीं कर पाई तो डूब जाएगी। इसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which theme encapsulate Wing India 2024 the Aviation Expo inaugurated by Union Civil Minister of Civil Aviation in January 2024? विंग इंडिया क्या है? विंग इंडिया एक एनुअल बाइनियल इवेंट है, 2 साल में एक बार होता है, बाइनियल इवेंट है। 2024 में हुआ, अब अगला 2026 में होगा। इसमें होता क्या है, ये एयर शो की तरह है। इसमें सिविल और मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट हैं, सिविल और मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट हैं, उनका स्टैटिक और डायनामिक डिस्प्ले होता है। ये कहाँ होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये तेलंगाना में होता है और एक ही जगह है, यहीं होता है हर बार, जगह चेंज नहीं होती। तेलंगाना हैदराबाद में होता है और बेगम पर पेट एयरपोर्ट है तेलंगाना में, वहाँ पे होता है विंग इंडिया। इस बार 2024 में इसका थीम क्या थी? इसकी थीम थी कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन एट द रेट 2047। ये एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसके बारे में जितना हो सके मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये 2 साल में होता है और तेलंगाना में होता है, बेगमपेट एयरपोर्ट पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कुशन एम्पायर कनिष्का हु रूल्ड फ्रॉम लेट फर्स्ट टू अर्ली मिड सेंचुरी वाज डैश क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था? तो कुशन एम्पायर में टोटल 5 रूलर थे। 5 रूलर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पता लगा। तो इसमें से कनिष्का सबसे महान रूलर था इसका, और कनिष्का कौन से नंबर का था? 3rd रूलर था, याद रखिए कि 3rd रूलर था। इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। द कुशन डायनेस्टी लास्टेड फ्रॉम 300 CE 375 CE, 30 शताब्दी से 375 तक रही। उसके बाद किदार से इनके ऊपर हमला कर दिया। इसका फाउंडर कौन था? कुजोलू कदफिसिस इसका फाउंडर था कुशन डायनेस्टी का। फिर उसके बाद वीमाताक्तु आया, एंड 3rd कनिष्का, कनिष्का 1 मोस्ट फेमस कुशन रूलर, ये आया। फिर हुइश्का आया, एंड देन लास्ट में वासुदेव आया, जिसके बाद ये किदार ने हमला कर दिया और ये ख़त्म हो गए। कनिष्का बहुत फेमस था इसमें, और कनिष्का ने सबसे फेमस एक क्या चीज़ कही थी, उन्होंने शाका एरा स्टार्ट किया था। शाका एरा क्या है कि ये कैलेंडर है जो कि 78 CE से स्टार्ट होता है। ये हमारे नॉर्मल ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि इंग्लिश कैलेंडर जिसके अकॉर्डिंग अभी 2025 चल रहा है, इसे 78 साल पीछे है ये कैलेंडर। 78 CE में 0 से स्टार्ट हुआ था। इसकी खास बात यह है कि शाका एरा हमारा इंडिया का नेशनल कैलेंडर है, इंडियन नेशनल कैलेंडर है, और इसको इंडियन नेशनल कैलेंडर 1957 में अडॉप्ट किया गया था एज इंडियन नेशनल कैलेंडर। और पूछा जाए कि शाका एरा किसने स्टार्ट किया था? ये किया था कनिष्का ने, जो कि 3rd रूलर था कुशन डायनेस्टी का। डन। नेक्स्ट, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, कूलम लॉ, बायर्ड-सावर्त लॉ। बहुत सिंपल है कि ये इक्वेशन क्या है। इसमें Q1 Q2 क्या है? चार्जेस हैं, और आर स्क्वायर क्या डिस्टेंस है उनके बीच का। तो ये सिंपल है, कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ ये बोलता है कि दो चार्जेस के बीच में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनके बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जो बीच में कूलम्स कांस्टेंट आएगा के, अगर प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 8.99 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होगी। इसके अलावा हम दूसरे लॉ जो पढ़ देते हैं, चार्ल्स लॉ, बायर्ड-सावर्त लॉ, ओम्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस और फैलेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम कम होगी। बहुत सिंपल है।
ये थर्मोडायनामिक्स के लॉ में से एक है। इसके एक सिमिलर लॉ बॉयल्स लॉ भी है। चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होगा रिलेशन, ये दोनों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर किसी गैस को एक कंटेनर में रखे उसके ऊपर प्रेशर दिया जाए, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बॉयल्स लॉ है। बहुत सिंपल है दोनों लॉ। ओम्स लॉ बहुत सिंपल है कि किसी भी करंट कंडक्टर में जितनी वोल्टेज प्रोवाइड करोगे उतने करंट है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट, और अगर वो हटाएंगे तो V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, ये कांस्टेंट है, V बाई आई का रेशियो है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तीसरा बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है, इट इज एन इक्वेशन दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग सेगमेंट। कोई भी करंट कैरिंग सेगमेंट और मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है उसको हम बायोट सावर्ट लॉ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, B इज इक्वल टू म्यू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है जिसको हमें लेना है। एन नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स है, 1 2 3 4 5 6 6 टर्न्स है। आई कितना करंट इसमें, कितने एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, बाय 2 इंटू आर रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, तो हम सारे लॉज के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब अगले क्वेश्चन और इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, विच एंडेमिक स्पीसीज द आउल ऑफ सेंट्रल इंडिया इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट इन 2018। तो 2018 में कौन सा इंडिया की आउल की स्पीसीज जो रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में शामिल हो गया था, वो था फॉरेस्ट आउल। इसको इंडेंजर्ड वाली बुक में लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। IUCN को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। IUCN होता क्या है, रेड लिस्ट होती क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ये एक रेड लिस्ट निकालती है, जिसको रेड डेटा बुक भी बोलते हैं। हम 1964 में आई थी। ये पूरे जो वर्ल्ड में ग्लोबली जो स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकती है या फिर इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटती है। इस लिस्ट में रेड डेटा बुक में बांटते हैं हम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है, UK में है। इसमें टोटल 7 लिस्ट हैं इस डेटा बुक में। 7 लिस्ट में बांट रखा सब स्पीशीज़ को। सबसे पहली है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, डायनासोर है, ख़त्म हो चुके हैं, वो उस लिस्ट में आएंगे। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है कि जो हमारी तरफ से एक्सटिंक्ट हो चुका, हमें हमें मिल ही नहीं रहे, हमने ढूंढने की कोशिश करी उन स्पीशीज को, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिंदा है कैप्टिविटी में, हमारे नेटिव रेंज से बाहर। ऐसा माना जाता है कि उन उन चीज़ों को हम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में डालते हैं। फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड है, लुप्त होने की कगार पर बोलते हैं जिसे। फिर फोर्थ है इंडेंजर्ड है। फिफ्थ वल्नरेबल है। सिक्स्थ नियर थ्रेटन्ड है कि ये भी हो सकते हैं, इनको भी थ्रेट है। फिर है लोअर रिस्क है, डेटा डेफिशिएंट है, और ये है नॉट इवेल्युएटेड। सॉरी, इसके 7 नहीं, इसके 9 हैं टोटल। 9 लिस्ट हैं टोटल, 7 नहीं 9 लिस्ट हैं टोटल इसमें। लोअर रिस्क, डेटा डेफिशिएंट, नॉन इवेल्युएटेड, ये 9 लिस्ट हैं। IUCN ने इसको रिलीज करती है, 1964 में बनी थी, डेटा बुक है। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज इंग्लैंड का है। और फॉरेस्ट आउलेट की अगर आपको फोटो देखने तो इस तरह का हमारा फॉरेस्ट आउलेट दिखता है। 2018 में इसको रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज में डाल दिया गया, फॉरेस्ट आउलेट ऑफ इंडिया। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको इनका डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू।